एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। साइंस का पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने फिजिक्स विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज रिवाइज कर लिया, केमिस्ट्री भी हमारा हो चुका है। अब हम बायोलॉजी वाले कंपोनेंट में मूव करेंगे जिसमें आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम न्यूट्रिशन रिस्पायरेशन वाला कंपोनेंट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। देन हम ट्रांसपोर्टेशन वाले कंपोनेंट के लिए सेकंड वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसमें जाके ट्रांसपोर्टेशन देख लेंगे। एक और गुड न्यूज़ है आप बच्चों के लिए, आपकी डिमांड थी कि फाइनेंस एसआई के लिए मॉक टेस्ट होने चाहिए, तो हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है प्रोवाइड कर दिया है। कमेंट सेक्शन में मैं एक वीडियो पिन कर दूंगा, 6 मिनट की वीडियो है, उसमें देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने इनरोल करना है। पहला मॉक टेस्ट आपका 20 फेब को है, मतलब परसों आपका पहला टेस्ट है, तो आप जरूर इनरोल करना। मॉक टेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में है, 79 रुपीज़ में 5 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 2 OMR बेस्ड प्रोवाइड कर दूंगा मैं, क्योंकि आपका मेन एग्जाम OMR बेस्ड है, तो OMR बेस्ड भी आपको आने चाहिए, और 3 जैसे CBT मेथड में हम लेते हैं वैसे ही लेंगे, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमने पहले इवन जो एग्जाम हुए, चाहे स्टॉक असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए थे एग्जाम में। जो नहीं कि इस बार भी रिपीट होंगे, बट इस तरह से हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डज एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड फूड पार्टिकल्स एंड डाइजेस्ट देम इंटरनली। देखो, न्यूट्रिशन की वो कौन सी टाइप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है सॉलिड फूड पार्टिकल को। फूड पार्टिकल सॉलिड जो है उसको डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, और उसको डाइजेस्ट करता है इंटरनली। पहले तो उसको खा, इंजेस्ट होता है लेना, टेक लेना किसी चीज को। फॉर एग्जांपल आप मील को लेते हो, पहले वो सॉलिड फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेता है और अंदर जाके, बॉडी के अंदर जाके उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये कौन सी तरह की रिस्पायरेशन न्यूट्रिशन होती है? ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक या होलोजोइक? तो ये किस तरह की न्यूट्रिशन को बोलते हैं? दिस इज अ काइंड ऑफ, पहले खुद ट्राई करना, दिस इज अ काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होता है होल, ठीक है। होलो मीन्स क्या होता है? होल। ये इस तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें आप क्या करते हो, पूरा फूड पार्टिकल, चाहे वो लिक्विड है या सॉलिड है, उसको आप इनटेक करते हो और बॉडी के अंदर जाके क्या होती है, डाइजेशन होती है। दैट इज नोन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन पहले ही यहां पर क्लियर कर लेते हैं, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। न्यूट्रिशन की 2 मेन टाइप्स होती हैं। कौन सी टाइप्स होती है? न्यूट्रिशन की 2 मेन टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सी होती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड सेकंड वन इज हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेकंड कौन सी होती है? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें क्या करते हैं, हिट्रोट्रॉफिक, हाँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें क्या करते हैं, अपना खाना, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, जिसमें अपना खाना खुद बनाया जाता है। दैट इज नोन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स किस में आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। होता क्या है प्लांट्स में, यहीं पे बता देता हूँ। देखो, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ना, तो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट्स रूट्स की हेल्प से लेते हैं वाटर को। प्लांट्स रूट की हेल्प से किसे लेते हैं? वाटर को। अब प्लांट्स में और सनलाइट होना इज इंपॉर्टेंट, सनलाइट, सूरज की रोशनी होना इज इंपॉर्टेंट। और प्लांट में एक चीज होती है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हेल्प करती है सनलाइट को लेने में। तो बेसिकली क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बनाते हैं? खाना। क्या बनाते हैं? खाना, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज इज फूड, ग्लूकोज मतलब खाना, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ये, ठीक है। तो देखो, प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, और किसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? ग्लूकोज के। और साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है और वाटर भी निकलता है। ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन बाद में हम कंज्यूम करते हैं। तो आपको पता है, जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्लांट्स किस में आ गया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इस रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन को, हम न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारी हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में हो गया जो खाना खुद बनाते हैं। हिट्रोट्रॉफिक में होता है जिसमें क्या होता है, आप डिपेंड होते हो ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल, आप उनमें डिपेंड करते हो फॉर फूड, उसको बोलते हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड मे बी ऑन अदर एनिमल्स, क्योंकि कुछ नॉन वेज भी होते हैं, तो अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं। तो मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम डिपेंडेंट हैं। सो हमारे में कौन सी न्यूट्रिशन है? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 3 मेजर पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं होलोजोइक, एक आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक आ गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑप्शंस में डाले थे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरी आ गई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तीसरी आ गई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक एक शॉर्ट वे में इसको समझ लेते हैं। होलोजोइक तो मैंने आपको समझा लिया, जो खाना
सॉलिड पार्टिकल्स को लेते हैं या लिक्विड भी हो सकते हैं, कंज्यूम करते हैं और बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन होती है। इसमें क्या आ गया, अमीबा। अब अमीबा अगर आपने देखा होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, 10th में चैप्टर था, उसमें क्या होता है, अमीबा क्या करता है, अमीबा फूड पार्टिकल को पूरे का पूरा उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से इंजेस्ट कर लेता है अंदर और बाद में वो फूड वैक्यूल में उसके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो अमीबा भी डाइजेशन इंटरनली करता है। ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक में आते हैं, हम भी तो खाना लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं खाने की बाइट को, डाइजेशन अंदर होती है बॉडी में, तो ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक में आते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो दूसरे में डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे की बॉडी से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा टेप वॉर्म, किसी के पेट में राउंड वॉर्म हो जाते हैं ना, कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो उसकी दवाई खाता है। क्यों, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं भाई, जो हम खाना खा रहे हैं ना वो हमारी एनर्जी यूज करते हैं। और इसकी और एग्जांपल है, जैसे आपने लाइस के बारे में सुना होता है, जिसको बोलते हैं जुए, किसी के सिर में जुए पर, वो क्या करती हैं, वो उसकी ब्रेन सेल से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो वो भी तो किसी पे डिपेंड है, तो वो होते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेंजरस होते हैं होस्ट के लिए, मतलब जिसके ऊपर वो हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं होस्ट में खाने के लिए। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इस तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें डेड एंड डिकेइंग में फीड किया, मतलब जो सड़ गल चीज जाती है ना, उससे एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं वो सेप्रोफाइटिक में आते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाइज हो गए, डिफरेंट फंजाई हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, ये क्या करते हैं, जो डेड एंड, आपने देखा होगा ना यार, ब्रेड जो है वो खराब हो जाती है तो उसके ऊपर कैसे फंजाई हो जाता है पूरा पूरा, तो वो किस में आ जाते हैं, सेप्रोफाइटिक में, डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आई होप आपको न्यूट्रिशन की जो मेन 2 टाइप्स और उसकी फर्दर जो सब डिवीजन है वो भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का प्राइम सोर्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप कभी बहुत वीक फील करते हो तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले खा लेते हो बनाना। क्यों खाते हो बनाना, जब आपको बहुत कम एनर्जी फील होती है तो बनाना क्यों कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि बनाना में कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज आप पीते हो ना, ग्लूकोन डी, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वही बोल रहा है प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी के लिए क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, आपको पता है प्रोटीन हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक जो हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में। ठीक है, प्रोटीन। विटामिन एंड मिनरल्स जो है ये स्मॉल क्वांटिटीज में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी जो है इफेक्टिवली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ना, अगर आपको कहीं वाउंड हो गया, जख्म हो जाता है, उसकी हीलिंग में हेल्प करते हैं, हार्मोन की रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स जो है स्मॉल क्वांटिटीज में हमारी बॉडी की एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए दीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर डाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रॉपर डाइजेशन हो और कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, फाइबर, फैट्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। यार सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप खाना खाते हो साथ में मूली कंज्यूम करते हो, रैबिट लेते हो, आप ककम्बर लेते हो, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें फाइबर्स में आती हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक तरह के जो हमारी, इन चीज़ों में फाइबर ही होता है, फाइबर कंटेंट होने की वजह से प्रॉपर डाइजेशन होती है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, उसके लिए हम फाइबर का यूज़ करते हैं, ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, क्या हेटेरोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, दोनों होते हैं या नन ऑफ द अबव, दोनों ही नहीं होते। तो भाई न्यूट्रिशन 2 ही तरह के, तो बैक्टीरिया में बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। मोस्टली बैक्टीरिया में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, बट ऑटोट्रॉफिक भी हैं। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी खुद बना रही है इसलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी पड़ा है। तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बट कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, तो दोनों ही इसका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फॉलोज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो दोनों ही ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, पैरासाइट्स। तो कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस, ये याद रखना। इंसेक्टिवोरस, जैसे हमने बैक्टीरिया के केस में देखा, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन हो सकते हैं, इसी तरह इंसेक्टिवोरस जो होते हैं वो भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी कई बार जो उनके ऊपर बैठता है उनको भी कंज्यूम कर लेते हैं, कई बार अपना खाना खुद भी बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने विटामिन का इसलिए डाल दिया, ऑल्दो विटामिन डायरेक्टली मेंशन नहीं है इस टॉपिक में,
बट विटामिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। तो विटामिन आप देख के जाना, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाना, विटामिन की मैंने एक वीडियो डाली है, उसको जरूर देख लेना, आपका सारे डाउट विटामिन के रिलेटेड कवर हो जाएंगे, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वहां से ऑलमोस्ट निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इनमें से कौन सी फैट सॉल्युबल नहीं है? नॉट अ फैट सॉल्युबल बोल रहा है तो विटामिन सी फैट सॉल्युबल नहीं होती है। कौन? देखो दो तरह के विटामिन, एक तो पानी में सॉल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं, दैट आर नोन है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं बी एंड सी, ठीक है। और फैट सॉल्युबल होती हैं जो फैट में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होती है कीड़ा, ठीक है। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये चार विटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं। देखो यहाँ पर ए डी के था, ये फैट सॉल्युबल है, बट विटामिन बी और सी जो होती है वाटर सॉल्युबल होती हैं। विटामिन वाला लेक्चर जरूर देख लेना। अभी कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है। देखो एक चीज मेरी याद रखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में बोला था जनरल साइंस सिलेबस में 10 मार्क्स की, बट आई कितनी की? 20 मार्क्स की। सो अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं चीज़ें, जिसके साथ थोड़ा भी कंपोनेंट मिलता होता है उसको इग्नोर क्यों करना, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, इससे मार्क्स आराम से सिक्योर किए जा सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी भी ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, कौन से पार्ट में रिस्पायरेटरी सिस्टम के गैसियस एक्सचेंज होता है? गैसेस कहाँ पर एक्सचेंज होती है? देखो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा। एक बार आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम समझ आ गया, मेरे को अपने 5 से 7 मिनट दे दो, रिस्पायरेटरी सिस्टम समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे जो बाकी सारे रिस्पायरेशन के बचते हैं। देखो हमने ध्यान से सुनो, पहली बात रिस्पायरेशन क्या होती है आपके लिए? रिस्पायरेशन का क्या मतलब है? रिस्पायरेशन सिस्टम में सिर्फ ये नहीं होता ऑक्सीजन लेना, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये ब्रीदिंग होती है, ठीक है, जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। रिस्पायरेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल रिस्पायरेशन, ध्यान से सुनो ये सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में होता है कि सिर्फ क्या करना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के थ्रू लेना और छोड़ना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, ए एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है सेल्स में। सेल्स में क्या होता है? जो आप ग्लूकोज जो खाना खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट जिसे बोलते हो, वो टूटते हैं, वो टूटते हुए एनर्जी निकलती है एटीपीज की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो ये होती है इंटरनल रिस्पायरेशन। बेसिकली रिस्पायरेशन में दोनों चीजें आ जाती हैं, आपका ऑक्सीजन का लेना, ब्रीदिंग भी इसमें आती है, और जो अंदर आपकी बॉडी में जाके सेल्स में जाके जो खाना टूटता है वो भी रिस्पायरेशन का पार्ट है, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब रिस्पायरेशन में हमने देखा खाना टूटता है, तो देखो बेसिकली यहीं पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। खाना क्या होता है? बेसिकली ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। थोड़ी केमिस्ट्री भी हम झाड़ लेते हैं यहाँ पे। देखो मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज में। अब सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, और सेल के बाहर होता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ये जो ग्लूकोज है ना, ये टूट जाता है। किसमें टूटता है? इसका बनता है पायरूवेट। ध्यान से सुनो ये प्रोसेस को, इसका क्या बनता है? पायरूवेट। ये जो ग्लूकोज था ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, पायरूवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बन गया? पायरूवेट बन गया। अब अगर इस पायरूवेट को हम तोड़ते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये टूटता है, बट अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये टूटता है तो क्या बनता है? इथेनॉल, ठीक है। जो शराब होती है ना वो ऐसे ही बनती है। पायरूवेट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है यीस्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? यीस्ट की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है, हमें उसमें नहीं जाना है, ठीक है। अगर सपोज करो इसको हम ऑक्सीजन देते हैं बट लिमिटेड ऑक्सीजन देते हैं, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ी ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर इसको अगर थोड़ी ऑक्सीजन देंगे तो ये टूटता है लैक्टिक एसिड में। किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड में। ये कहां पर होता है? हमारे मसल्स में। मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये किस में टूट जाता है? पायरूवेट, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कहां पर होता है ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब सेल के न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये जो पायरूवेट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, यहां पर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? आइडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपीज की फॉर्म में, वही एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। यही होता है मेन रिस्पायरेशन, ठीक है। मेन रिस्पायरेशन में क्या होता है? पहले इंटरनल रिस्पायरेशन में ब्रीदिंग से ऑक्सीजन जाती है, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम से होते हुए, सुनो मेरी बात, कहां पहुंचेगी? सेल में पहुंचेगी ऑक्सीजन। जब वो सेल में पहुंचेगी तो ग्लूकोज वहां पर है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहले पायरूवेट में टूटा होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, फिर पायरूवेट से
वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरोवेट किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। वाटर हमारी बॉडी यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं और एनर्जी भी हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आई। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी, ये हर जगह ये प्रोसेस होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन में, बट ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होता है। अब देखो मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत कमजोर है, तो थोड़ा अपने दिमाग में अगर आपके सामने रिस्पायरेटरी सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हो कर लो, बट मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। ये हमारे नोज के थ्रू ऐसे विंड पाइप के थ्रू ये चीजें जाती हैं अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो पार्ट आता है ना, दैट इज नोन एज फॉरेंक्स। सबसे पहले क्या होता है, फॉरेंक्स, ठीक है, सबसे पहले आता है फॉरेंक्स। उसके नीचे पहले मैं बना ही देता हूँ, उसके नीचे हमारे आ जाता है वाइस बॉक्स या लॉरेंक्स जिसे कहते हैं, लॉरेंक्स या वाइस बॉक्स। ध्यान से देखो, ये 2 मिनट में हम कवर कर लेंगे डायग्राम। उसके नीचे आ जाता है हमारा ट्रैकिया। क्या आता है ये, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया में बेसिकली यहाँ पर इस तरह की रिंग्स बनी होती है ना, रिंग्स भी बनी होती है, इनका भी फंक्शन बताऊंगा, इन रिंग्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, ये आगे रिंग्स। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, इस इधर से ना यहाँ पर आपके 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे जाके ये ऐसे 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 फैल जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं, इनको बोलते हैं, ये जो बढ़ते हैं ना, इनको बोलते हैं एल्वलीज। क्या बोलते हैं, एल्वलीज, एल्वलीज, ठीक है। और इस तरह से आपका क्या बन जाता है, इस तरह एल्वलीज यहाँ भी होंगी, इस तरह से एल्वलीज यहाँ भी होती हैं, और यहाँ पर आपका इस तरह से आपकी डायग्राम, इस तरह से आपकी डायग्राम बन जाती है, ठीक है। यहाँ से नीचे से इस तरह से एक्सटेंशन होती है, ऐसा कुछ आपका ये हो गया आपके लंग्स, ठीक है। लंग्स कमजोर से बन गए, बट ये होते हैं लंग्स। और यहाँ पर होता है आपका डायफ्रैगम। यहाँ पे क्या होता है, डायफ्रैगम, डायफ्रैगम, ठीक है। कुछ नहीं, अगर नहीं भी समझ आया मैं अभी समझा देता हूं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपकी ऑक्सीजन वगैरह जाती है अंदर, जो आपने ब्रीदिंग करी है, ऑक्सीजन ली है, ठीक है। खाना भी जाता है माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू। यहाँ पे फॉरेंक्स में पता क्या होता है, फॉरेंक्स में जो है सबसे पहले आपका खाना पहुंचता है, ये वो पार्ट होता है जहाँ पे माउथ और नोज वाला पोर्शन जो है वो अलग अलग होता है। फिर आ गया लॉरेंक्स वाइस बॉक्स। आपका लॉरेंक्स क्या हो गया, वाइस बॉक्स, जो आपको बोलने में हेल्प करता है। इसके बारे में देखें, पहले इंपॉर्टेंट चीज समझो। देन आ गया आपका ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के थ्रू जो है, ट्रैकिया इज अ काइंड ऑफ विंड पाइप, जहां से आपकी क्या जाती है, हवा अंदर जाती है। इसमें ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होने का मतलब है कि जो एयर है वो अगर बहुत तेजी से मूव करेगी, ये इस ट्रैकिया को मतलब डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, क्योंकि विंड बहुत जल्दी अंदर जाती है, स्पीड में जाती है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। अब यहां से ये ब्रोंकाइज के थ्रू एल्वलीज में जाती है। मेन परफॉर्म करता है फंक्शन एल्वलीज। एल्वलीज का क्या फंक्शन होता है, एल्वलीज जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एरिया प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो होता क्या है कि ये जो, ध्यान सुनो, एल्वलीज के साथ ना यहाँ पर ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। क्या जुड़ी होती है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में क्या होता है सर, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होती है, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ही तो कैरी करता है ना आपका ऑक्सीजन। तो बेसिकली इन एल्वलीज की हेल्प से ही जो हमारी ऑक्सीजन अंदर आई है वो जाएगी हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन से जाएगी सेल में, और सेल में जाके ब्रेक डाउन होके वापस CO2 लंग्स में पहुंचेगी, और लंग्स के थ्रू बॉडी के बाहर चल जाएगी। तो एल्वलीज के साथ ही ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं। एल्वली का मेन फंक्शन ही क्या है, एक्सचेंज करवाना, किसका, गैसेज का एक्सचेंज करवाना। तो ये बेसिकली सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि गैसेज एक्सचेंज हो सके, क्योंकि इनके साथ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जुड़ा होता है। ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसीज, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में इस तरह का कंटेंट होता है कि वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जाता है, हमारे सेल्स में जाता है, और सेल्स के अंदर जाता है, अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, पायरुवेट जो है वो टूटता है और एनर्जी बनती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वापस कहाँ पे आती है, लंग्स पे, और लंग्स से एक्सहेल होकर हमारी बॉडी से बाहर चल जाती है। इस तरह से रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा रिस्पायरेशन का क्या प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। अब क्या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, कौन से पार्ट के रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज होती है। एल्वली में होती है, फॉरेंक्स, लॉरेंक्स, ट्रैकिया। कहाँ होती है, अभी बताया आपको कहाँ है, एल्वलीज। एल्वलीज प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। एल्वलीज इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इनको एयर सैक्स भी कहते हैं, ये भी याद कर लो, इनको क्या कहते हैं, एयर सैक्स भी कहते हैं। आपकी जो लंग्स एक्सपैंड होती है ना, देखो जब आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेने की वजह से आपके लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, डायफ्रैगम थोड़ा वो स्ट्रेट हो जाता है, तो लंग्स एक्सपैंड होती है। बेसिकली वो एयर सैक्स के एक्सपेंशन को ही बोला जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फॉरेंक्स, लॉरेंक्स, ट्रैकिया मैंने बता दिया। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड लंग्स। एक्सटर्नल मतलब हवा से मैंने ऑक्सीजन ली, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, मतलब जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है, यही है ना।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड लंग्स, उसको क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन या नन ऑफ अबव। देखो भाई सिंपल है, रिस्पायरेशन में तो दोनों आ जाती हैं, ये रिस्पायरेशन में एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी आ जाती है और इंटरनल रिस्पायरेशन जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं वो भी आ जाती है। ये सिर्फ होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब गैसेस का एक्सचेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में होता है। मतलब आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, तो ये किस में आता है? आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का ये प्रोसेस है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी ये चीज आपको कवर करवा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द विंड पाइप इज अनदर नेम फॉर, विंड पाइप किसका नाम है? अभी डायग्राम में बताया, लॉरेंक्स, लंग्स, ट्रैकिया, ऑसोफेगस। तो विंड पाइप किसको बोला जाता है? ट्रैकियो को बोला जाता है। ऑसोफेगस फूड पाइप होती है ना, फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ऑसोफेगस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताऊं, इससे पहले भी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में एक न्यूट्रिशन वाला लेक्चर पड़ा हुआ है, वो लेक्चर आपको जरूर देखना है। क्यों जरूर देखना है सर? इसलिए जरूर देखना है कि उसमें जो मैंने न्यूट्रिशन के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम वाले क्वेश्चन भी लाए थे, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको कवर हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन में ह्यूमन बॉडी के रिलेटिव तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग है, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लॉरेंक्स क्या होता है? लॉरेंक्स वॉइस बॉक्स होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। होता कुछ नहीं है बेसिकली, ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के ऊपर लॉरेंक्स, देन ऊपर फॉरेंक्स आ जाता है, और ट्रैकिया के बाद ही हमारे पास ब्रोंचाइज आते हैं, ब्रोंचाई के बाद एल्वेलीज आ जाती है। डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग है, हमें बताना है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की ह्यूमंस में करेक्ट सीक्वेंस क्या, मतलब सबसे ऊपर कौन आता है, देन उसके नीचे नीचे कौन आता है? फॉरेंक्स, लॉरेंक्स, ब्रोंचाई, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वेलीज। फॉरेंक्स, लॉरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलीज। फॉरेंक्स, ट्रैकिया, लॉरेंक्स, ब्रोंकाई, एल्वेलीज या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो खुद ट्राई करो। देखो यार, अभी डायग्राम बना के बताइए। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था फॉरेंक्स है, तो ये तीनों ऑप्शन में फॉरेंक्स आ रहा है। ठीक है, फॉरेंक्स के बाद लॉरेंक्स ही है, तो ये भी ठीक है। ये मतलब ये क्वेश्चन तो गया। ट्रैकिया तो बाद में आता है ना, पहले फॉरेंक्स लॉरेंक्स आते हैं, देन आता है ट्रैकिया, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। सबसे ऊपर फॉरेंक्स, फॉरेंक्स सबसे ऊपर है। फॉरेंक्स क्या होता है? माउथ के लास्ट में पार्ट होता है, जहां पे माउथ और नोज जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, उसको बोलते हैं फॉरेंक्स। फॉरेंक्स के बाद हमारा आ जाता है लॉरेंक्स। लॉरेंक्स जिसे क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहां पे हम जिसके थ्रू मैं अभी बोल रहा हूँ डायरेक्टली लॉरेंक्स। लॉरेंक्स वो पार्ट होता है जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप सेपरेट होती हैं, ये याद रखना। जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो सेपरेट होती हैं, उस प्रोसेस, उस जगह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉरेंक्स। इसको ना एंट्रेंस टू रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, तो यहां से ही एंटर होता है थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसके बाद ट्रैकिया, देखो यहां पर अलग हो जाता है, फॉरेंक्स, लॉरेंक्स। तो लॉरेंक्स के बाद अगर हम देखो तो विंड पाइप आ जाती है, विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया, और उस केस में ऑसोफेगस होती है फूड पाइप। तो ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ठीक है, ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया बोनी स्ट्रक्चर, उसके आगे पीछे कार्टिलेज होती है ताकि जब एयर जाए तो वो कोलैप्स ना हो जाए। उसके बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद लास्ट में एल्वेलीज होती है। स्मॉल डिवीजन ब्रांचेस की फॉर्म में होती हैं, जो जहां पर एल्वेलीज प्रोवाइड होते हैं, और एल्वेलीज क्या करते हैं? सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आई होप रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। एंड वंस अगेन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है 5 मॉक टेस्ट का। पहला मॉक टेस्ट आपका 20th को होना है। ठीक है, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, 6 मिनट की वीडियो का, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप आज ही इसमें इनरोल कर लो, कल भी कर सकते हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनरोल कर दो। 20th को मॉर्निंग में आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका मॉक टेस्ट 1 ओपन हो जाएगा, तो आप टेस्ट जरूर दो, उसको बेनिफिट होगा। और साथ में आफ्टर हैविंग द टेस्ट अगर मुझे टाइम मिलेगा, मैं उन टेस्ट की एक्सप्लेनेशन करके, मतलब एज अ यूट्यूब में उनकी वीडियोस भी डालने की कोशिश करूंगा, जो जो पोर्शन मुझे लगेगा। और टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। देखो शेड्यूल इस तरह से फ्रेम किया गया, पहला टेस्ट अगर 20 को है, सेकंड टेस्ट आई थिंक 23rd को है, तो 2 दिन आपको दिए गए कि आपका जो पोर्शन वीक है उस पर आप काम करो, 2 दिन के बाद उस टेस्ट को दो। और जो बच्चे टेस्ट देंगे मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा, टेस्ट बिल्कुल सिंसियरिटी से देना। अपना टेस्ट जब देते वक्त है ना, आगे वाली चीजें आगे पीछे की बंद करके पूरे 2 घंटे अच्छे से टेस्ट देना, पूरा एग्जामिनेशन सेंटर वाला फील लेके टेस्ट देना, क्योंकि यही टेस्ट आपको फाइनल में काम आते हैं आपका प्रेशर हैंडलिंग में। प्रेशर हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर हैंडलिंग होगी तभी एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।